सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है न्यायपालिका। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 न्यायपालिका। ठीक है, तो पाठ का परिचय देखिए बच्चों। पाठ परिचय, न्यायपालिका और इसका महत्व, कार्यकाल, ठीक, लोक अदालत, पुलिस की भूमिका, भारतीय न्यायिक व्यवस्था, उच्च न्यायालय, न्यायिक वादों के प्रमुख प्रकार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालयों की भूमिका। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले देखिए न्यायपालिका और इसका महत्व, जुडिशरी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका का क्या महत्व है, भारत में न्यायपालिका क्यों बनी, क्यों लोगों के लिए बनाई गई है, नागरिकों के लिए क्यों बनाई गई है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा भारत जो है लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होना आवश्यक है जो नागरिकों के लिए न्याय करे। ठीक है, ये न केवल लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी रक्षा करती है। ठीक है, यह संविधान की संरक्षिका तथा देश का सर्वोच्च कानून है। न्यायपालिका क्या है, संविधान की रक्षा करने वाला और सर्वोच्च कानून, यानी जो कानून मतलब न्यायपालिका के अंतर्गत जो चीज सही साबित हो गई उसको सबको माननी पड़ेगी। ये न्याय करता है देश के नागरिकों के लिए, संविधान के लिए, संविधान की रक्षा, संविधान के नियम कानून के, जो संविधान में लिखित रूप में जो भी नियम कानून लिखे हुए हैं उसकी रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो, न्यायपालिका क्या करती है, देखो अपने अपने समक्ष जो विचार होते हैं उन विवादों के संबंध में कानून को लागू करती है, उनकी व्याख्या करती है, वर्तमान में कानून को नया अर्थ व विस्तार प्रदान करती है। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो विवादों का कानून के अनुसार निर्णय करती है, कानूनी नियमों के अनुसार निर्णय करती है। जो भी विवाद होते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो देश के स्तर पर हो, ठीक है, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, तो न्यायपालिका के द्वारा कानून के अनुसार निर्णय लेने का पूरा अधिकार है और उसके द्वारा दिए गए फैसले को सभी को मानना भी पड़ता है। ठीक है, और जो देखो, जो कानून तोड़ते हैं वह शांति व व्यवस्था को भंग करते हैं। ठीक है, कानून के अनुसार दंड देती है कौन, न्यायपालिका। न्यायपालिका व्यक्तियों तथा सरकार के मध्य, राज्यों के मध्य तथा राज्य एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को भी सुलझाती है, आपस में जो इनके मतभेद है उनको भी सुलझाती है। तो न्यायपालिका का मतलब किसी भी देश में न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है उस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब आ जाइए भारतीय न्यायिक व्यवस्था। भारत में न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, चलिए भारतीय न्यायिक प्रणाली की संरचना पिरामिडाकार है। पिरामिड के भांति कैसे होता है, पिरामिड देखिए सबसे ऊंचाई पर पिरामिड ऐसे होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर राज्यों में सबसे उच्च न्यायालय, फिर उससे नीचे कौन सा होता है, उच्च न्यायालय, फिर अन्य जिलों में जब और नीचे आएंगे राज्य के जिलों के निचले न्यायालय व उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। जो निचले जिलों के जो न्यायालय होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, देखो यहाँ पर जिले स्तर पर जिले न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, और सर्वोच्च सबसे ऊपर होता है। ठीक, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय के अधीन जिले के निचले न्यायालय होते हैं। जिले में जो होते हैं जिले के निचले न्यायालय, तो यहाँ पर आप निचले न्यायालय, निचले राज्य के उच्च, फिर सर्वोच्च सबसे ऊपर। इस तरह से हमारे भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो कैसी है, पिरामिडाकार है, सबसे ऊपर फिर उससे नीचे उससे नीचे, इस तरह से ये अपने न्याय व्यवस्था को बनाए हुए है। ठीक है, केंद्र तथा राज्यों में क्रमशः अपने कानून लागू करने के लिए पृथक न्यायालयों की व्यवस्था
नहीं है। अपने कानून लागू, सबको अपने अपने कानून लागू करने के लिए पृथक न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। इन्हीं क्या होता है कि बच्चों कोई भी कानून अगर लागू होता है ना तो सबकी परामर्श से, सबकी रजामंदी से उच्च सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है। अगर ये चीज कोई कह दे कि हाँ ये बात सही है तो राज्यों को वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है, और केंद्र को भी वो बात माननी पड़ेगी। ये नहीं कि वो अलग न्यायालय जाएगा, वो अलग न्यायालय जाएगा, इनका अलग अलग काम बन जाएगा, नहीं, ठीक है। चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा न्यायालय जो है हमारे देश का, अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, यानी अंतिम न्यायालय। अंतिम रूप से अगर कोई कानून यहाँ पर, कोई भी बात यहाँ पर क्या है, सही मानी गई तो वो पूरे देश में लागू होगी, ठीक है। यह संविधान के संरक्षण तथा देश के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त देश में लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। संगठन किस प्रकार है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सांसद द्वारा निश्चित की जाती है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो देखो, संसद के ऐसा नहीं है इसमें सदस्य नहीं बढ़े, वर्तमान समय में सदस्य बढ़ाए गए हैं संसद के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के बारे में देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान मुख्य न्यायाधीश होता है। जो प्रधान होते हैं मुख्य रूप से, मुख्य सबसे बड़ा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एक होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर अन्य बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उनको, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, पर किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है। देखिए बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं उसके अंदर होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा हो, ठीक है। और दूसरा देखिए, उसे कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता होने, यानी 10 वर्ष के लिए तो वो किसी अदालत में या किसी मतलब अधीनस्थ न्यायालय में उसने कार्य किया हो वकील बनकर, या फिर 5 वर्ष का, या फिर 5 वर्ष तक उसने उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश रहा हो, अथवा राष्ट्रपति के मत में विशिष्ट विधि वेत्ता होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति की रजामंदी होनी चाहिए, तो ही वो क्या बन सकता है? मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। कार्यकाल, यानी कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त होते हैं, यानी कि रिटायरमेंट जो होती है 65 वर्ष की आयु में हो जाती है। किंतु यदि वे अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग करते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पहले भी पदमुक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होता है तो इसको जो मुख्य न्यायाधीश है अपने कार्य में अगर उसने दुरुपयोग किया हो अपनी शक्तियों का, तो उसे राष्ट्रपति अपने पद, उसके पद से हटा सकता है। अब आ जाइए, वेतन तथा भत्ते। मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते एवं अनेक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वैसे तो देखो बच्चों, ये तो वेतन अब है, लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में वेतन बढ़ गया है, क्योंकि समय समय के अनुसार वेतन बढ़ते जाते हैं। जितने भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, उनके वेतन भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो 1 लाख रुपए है, ठीक है। हर महीने 1 लाख रुपए नियम अनुसार भत्ते एवं अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त है, जैसे मुक्त आवास तथा सेवा मुक्त होने के बाद पेंशन, यानी कि अगर वो रिटायर हो जाए तो इस तरह से उनके बाद उनको पेंशन भी मिलते हैं, विशेष मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए प्रति माह एवं भत्ते मिलते हैं। अब आज सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार से क्षेत्राधिकार से अभिप्राय न्याय करने की शक्ति से है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। कहाँ कहाँ कितने क्षेत्र पर, कितने मामलों पर वो अपना फैसला दे सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए, कुछ मामलों में केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही न्याय करने का अधिकार है। कुछ मामले ऐसे केवल उस पर फैसला कौन ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऐसे मामले केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2 अथवा अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, संघीय सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाला विवाद, संविधान के हनन, जो संविधान की अवहेलना करता है, ऐसा मामला, ये सब विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही आते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायिक निकाय है।
सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायिक निकाय है। यह उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को सुनता है तथा अपने स्वयं के निर्णय भी पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, जो जो जिन पर ये पुनर्विचार कर सकता है अपीलों को लेकर, ठीक है, वो देखिए यहाँ पर पहला देखिए, जब कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय में ही विचार करने योग्य है, जब जाकर, पहले तो क्या है, हम कोई भी मामला जो होता है, जो कोई भी अपील डायरेक्ट कहा है सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे, वहां पे डायरेक्ट नहीं जाते, वहां पे तो बड़े बड़े मामले डायरेक्ट जाते हैं। अगर कोई अपील की बात है तो सबसे पहले उच्च न्यायालय में जाएगी। अगर वो उच्च न्यायालय ये कह दे कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट पहले आता है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में मामले सुने जाते हैं। अगर वहां पर मामला ना निपटा तब वो कहां पर भेजेंगे, सर्वोच्च में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जब कोई उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले में निचले न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा के निर्णय को बदल देता है। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले में निचले न्यायालय द्वारा कोई, मतलब उच्च न्यायालय कोई ऐसा है किसी की मृत्यु दंड की सजा का निर्णय को बदल देता है, तब ये मामला कहां पर जाता है, कहां पर जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाइए, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। परामर्शदात्री में भी इनको पूरा अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक महत्व के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसके परामर्श हेतु भेज सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो राजा है राष्ट्रपति, तो देश का राजा राष्ट्रपति होता है। अगर सर्वोच्च, केवल राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, ना कि उसके बताई गई बात को, उसके बताई गई सलाह को वो स्वीकार ही करेगा। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि उसे स्वीकार करेगा या नहीं। अब आ जाइए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमने देख लिया, अब आ जाइए उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। राज्यों में उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। कुछ राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय होता है। दिल्ली देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर देखो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर क्या है, संयुक्त उच्च न्यायालय, यानी 25 उच्च न्यायालयों का एक क्या है, समूह है। ठीक, तो चलिए, संगठन किस प्रकार होता है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य के आकार पर निर्भर करती है, यानी कि जिस तरह से जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है वहां पे न्यायाधीशों की संख्या उतनी है। ठीक है, राज्य कितना बड़ा है कितना छोटा है इस पर भी निर्भर करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से होता है। जो उच्च न्यायालय, देखो अब उच्च न्यायालय की बात हो रही है, यानी राज्य के अंदर, राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, और राज्य में उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य, देखो उच्च न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उस जिस राज्य में वो न्यायाधीश बन रहा है उससे संबंधित राज्यपाल के सलाह मशवरा से क्या परामर्श से बनता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श के अनुसार होता है। देखो बच्चों, उच्च न्यायालय में एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। देखो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य का राज्यपाल करता है। और बाकी जो उसके अन्य जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा उसको कौन करता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल करते हैं। योग्यताएं देख लीजिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। देखिए, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की योग्यताएं देखिए, दोनों की ही योग्यताएं, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी जिला न्यायालय में वकालत करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिला, अब अनुभव यहाँ पर किसका अनुभव, तो जो उस न्यायालय के नीचे जो जिला न्याय जो आता है जिला न्यायालय, उसमें वो क्या हो, 10 वर्ष तक वकील कार्य करता रहा हो। ठीक है, अथवा उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक
एडवोकेट होना चाहिए अथवा प्रसिद्ध विधि वेत्ता होना चाहिए। और क्या हो, उसका कार्य, उसकी कार्यप्रणाली अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसने बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा विशेष योगदान दिया हो। प्रसिद्ध विधिवेत्ता होना चाहिए, उसने अच्छे से अपने कानून को लेकर अच्छे कार्य किए हों, ठीक है, तब जाकर वो बनता है। वेतन और कार्यकाल देख लीजिए। अब आइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन कार्यकाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, किंतु इसे पूर्वी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसमें भी वही है, ठीक है। अब आइए शक्तियां एवं कार्य। तो देखिए राज्य में, अब देखो जहां उच्च न्यायालय की बात आती है तो इसका कार्य जो होता है राज्य के अंदर होता है, जहां भी ये जहां का ये न्यायालय व न्यायाधीश होगा, ठीक है। तो इस तरह से राज्य में उच्च न्यायालय न्याय की सर्वोच्च अदालत होती है, ठीक है। इसके क्षेत्र देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों तथा राज्य चुनाव के विवादों से संबंधित होता है। जो पहला जो है इसका क्षेत्र, पहला काम क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उससे संबंधित वाद विवादों को सुलझाना, और राज्य चुनाव में जो राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं राज्य में, उनके विवादों से संबंधित इसका कार्य होता है। दूसरा देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी तथा फौजदारी के मामलों में अपीलों को सुनता है। तो इसके अधीनस्थ जो भी जिला स्तर पर जो इसके नीचे जो आते हैं, उस न्यायालय के नीचे जो न्यायालय आते हैं, उनके दीवानी तथा फौजदारी के मामलों में अपीलों को सुनता है, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो इसके नीचे जो अधीनस्थ जो न्यायालय आते हैं वहां पे जो क्या होता है, देखो बच्चों, दीवानी यानी निजी विवाद जो होते हैं, धन संपत्ति, आपसी लड़ाइयाँ, मतलब इस तरह से आपस में जो निजी विवाद होते हैं दीवानी के अंतर्गत आते हैं। और फौजदारी में जैसे चोरी करना, ठीक है, किसी की हत्या करना जो राज्य द्वारा आपराधिक है, तो ऐसे मामले अपीलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय इनकी सुनता है। तीसरा देखिए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अपने परामर्श देने का अधिकार कहाँ पर है उच्च न्यायालय का, देखिए निचले न्यायालयों के अभिलेख देखता है। सबसे पहले तो उच्च न्यायालय निचले न्यायालयों के अभिलेख देखता है। क्या देखता है, अभिलेख देखता है, तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। ये अपनी सभी निर्णयों तथा कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के वकील दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कुल मिलाकर ये निचले न्यायालय के कार्यों पर नियंत्रण करता है और उसमें परामर्श भी देता है। अब आइए अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं, जिला स्तर या इससे नीचे के। अब देखिए जिला स्तर या इससे नीचे, अब देखो वैसे तो मैंने बताया था सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, और फिर जिला स्तर के नीचे और भी आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। जिला स्तर या इससे नीचे के न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में सम्मिलित होते हैं। एक जिले में दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमे, वाद विवाद होते हैं, मुकदमे के लिए भिन्न भिन्न न्यायालय होते हैं। देखो बच्चों, दीवानी फौजदारी मुकदमे हैं, ठीक है, अपीलें हैं, इनके लिए भिन्न भिन्न न्यायालय होते हैं। दीवानी के मुकदमे जिला न्यायालय की अदालत में तय होते हैं। ये अदालतें निचली अदालतों के मुकदमे के विरुद्ध अपीलें सुनती है। तो जिला न्यायालय है उसके अंदर दीवानी मुकदमे सुने जाते हैं, और ये किसके मुकदमे सुनते हैं, जो जिला न्यायालय की जो निचली अदालत है उनकी अपीलें सुनते हैं, ठीक है। छोटे दीवानी मुकदमे निचली अदालत के मुंसिफों तथा उपर न्यायाधीशों द्वारा सुने जाते हैं। फौजदारी के मुकदमे सत्र न्यायाधीश सेशन जज के अदालत में, सत्र न्यायाधीश सेशन जज, ठीक है, सत्र न्यायाधीश किसे कहते हैं, सेशन जज। फौजदारी के मुकदमे सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुने जाते हैं। जिला न्यायाधीश जिला एवं सेशन जज के रूप में कार्य कर लेता है। जो जिला न्यायाधीश है वो किसके रूप में कार्य कर लेता है, सेशन जज के रूप में। फौजदारी के मुकदमे निचली अदालत में भी सुने जाते हैं, ठीक है। सत्र न्यायाधीश निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई करता है। देखो बच्चों, अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश है जिला न्यायाधीश को छोड़कर किसके द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा, राज्य की न्यायिक सेवाओं द्वारा चयनित न्यायाधीशों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। इनकी संस्तुति राज्य सिविल सेवा आयोग द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्य सिविल सेवा
आयोग द्वारा। उनके वेतन तथा भत्ते राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश। अब आ जाइए लोक अदालत। यह एक स्वेच्छा संस्था है, यानी कि आगे देखिए, यह एक स्वैच्छिक संस्था है। इस प्रणाली ने न्यायिक प्रक्रिया को सरल बना दिया है। लोक अदालतों की अध्यक्षता अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। जो न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं वो लोक अदालत के अंदर आ जाते हैं। इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रिटायर न्यायाधीश। ठीक है, विवाद में लिप्त पार्टियां अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करती है तथा उनका मुकदमा बिना किसी वकील के द्वारा ही सुलझाया जाता है। ठीक है, लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के निर्णय की मान्यता रखता है। तो इसका जो निर्णय है सिविल कोर्ट की निर्णय की मान्यता रखता है। लोक अदालतें जनसाधारण को त्वरित एवं संस्था न्याय प्रदान करने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। प्रथम लोक अदालत 1985 ईस्वी में दिल्ली में लगी थी, जिसने एक ही दिन में 150 वादों का निर्णय कर डाला था। इस प्रकार लोक अदालत ने न्यायालयों के बोझ को कम कर दिया है। और ये इच्छा है, मतलब इसमें कौन आते हैं? रिटायर्ड न्यायाधीश आते हैं। स्वेच्छा के अनुसार ये संस्था बनती है। इसमें क्या है, अधिक से अधिक लोगों के मामले सुलझाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, लोक अदालत ने न्यायालयों के काफी बोझ, मतलब इतनी ऊंचाई पर जाने की जरूरत नहीं, मामले यहीं पे निमट जाते हैं। ठीक है, लोक अदालत के अंदर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। जो छोटे मोटे मामले जो ये सुलझा सकता है, सुलझा देता है। ठीक है, लोक अदालतें पंचायत की भांति होती है। ये विवाद में लिप्त दलों में आपसी समझौता तथा स्वीकृति बनाने का प्रयास करती है। निम्नलिखित प्रकार के मामलों में इन अदालतों के सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये जो है ना, क्या करते हैं, लोक अदालत क्या होते हैं? आपसी लोगों में आपसी समझौता करा देते हैं, स्वीकृति कर देते, मतलब बात को बढ़ने से बहुत क्या होता है, समझाते हैं और बात को यहीं पर सुलझा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने न्यायालय के बोझ को कम कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा आबादी के कारण सर्वोच्च और उच्च न्यायालय पर कितना काम का बोझ पड़ जाएगा और वो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए लोक अदालत के अंतर्गत छोटे मोटे मामले ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें देखिए क्या क्या इसका महत्व है। दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले विवादों में क्षतिपूर्ति के वाद इसके अंतर्गत आते हैं, जो ये सुलझाता है। परिवार में अलगाव, तलाक, बच्चों की संरक्षता, ऋण, परिवार विभाजन, विवाह के समय दी गई संपत्ति, जो दहेज प्रथा को लेकर, पारिवारिक भत्ता आदि के बाद मामले इसके अंतर्गत आते हैं, जो ये सुलझाता है। मकान मालिक किराएदार के बाद, ठीक है, किराया वृद्धि, मकान खाली कराना, किराएदार द्वारा किसी अन्य को मकान किराए पर देना, किराया ना देना, किराए की संपत्ति का संरक्षण आदि लोक अदालत के अंतर्गत ये सारे अपीलें, सारे मामले आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सरकारी अभियोक्ताओं की भूमिका। सरकारी अभियोक्ताओं की भूमिका। सरकारी अभियोक्ता राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ठीक है, जिन्हें समाज को, जो राज्य द्वारा नियुक्त होते हैं, जो समाज को अपराध मुक्त रखने में इनका योगदान होता है। कैसा अपराध? कानून को तोड़ने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा ये चलाने में ये सहायता देता है। ठीक है, इसलिए राज्य इनको नियुक्त करता है। उनके कार्यालय न्यायालय भवन में स्थित होते हैं। वर्तमान अपराध व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध पूरे समूचे यानी पूरे समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। इस तरह से इस सिद्धांत पर यह मुकदमा चलाते। अतएव अपराध का अभियोजन तथा दंडित करना राज्य का दायित्व है। ठीक है, तो राज्य का, उसका अपराध का अभियोजन और दंडित करना किसका दायित्व है? राज्य का। राज्य की ओर से अभियोजन का कार्य सरकारी अभियोक्ता द्वारा किया जाता है, जो राज्य की सहायता करते हैं इस काम को पूर्ण करने में। सरकारी अभियोक्ता से निष्पक्ष तथा तटस्थ भूमिका का निर्वाह करना तथा पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों के अभियोजन में सहायता अपेक्षित है। मतलब इस तरह की चीजें, इस तरह की सहायता कौन करता है? सरकारी अभियोक्ता। यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि सरकारी अभियोक्ता पर सरकार की ओर से तथा शक्तिशाली लोगों की ओर से जो अभियोजन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं का दबाव होता है। तो इस तरह से इन पर क्या होता है? दबाव होता है, फिर भी इनको पूरा अपना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, शक्तिशाली लोगों की ओर से भी इन पर बहुत दबाव होता है। सरकारी अभियोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पास मौजूद सभी गवाहियों को न्यायालय के समक्ष रखेगा। ठीक है, खोज की अवस्था से लेकर आरोप पत्र,
खोज की अवस्था से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक जांच करने वाली एजेंसी का अदालत में मुकदमा चलाने पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, इसका इस तरह से पूरा नियंत्रण करना पड़ता है, सारी जांच करनी पड़ती है, सारी चीजें, सारे मामले न्यायालय के समक्ष रखने पड़ते हैं सरकारी अभियोक्ता। तो इसके लिए क्या है, ये एक जटिल कार्य है, कठिन कार्य है, फिर भी इसको करना पड़ता है। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सरकारी अभियोक्ता की भूमिका शुरू होती है। इस प्रकार न्यायिक प्रणाली में दोनों की परस्पर पूरक भूमिका होती है। ठीक है, न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सरकारी अभियोक्ता की भूमिका होती है और राज्य के न्यायालय इस तरह से दोनों मिलकर क्या करते हैं, परस्पर भूमिका निभाते हैं। ठीक है, किसी भी अपराध को लेकर। अब आज पुलिस की भूमिका क्या है, रोल ऑफ पुलिस। पुलिस प्रशासन एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। औपनिवेशिक शासन काल में पुलिस के प्रमुख कार्यों में कानून लागू करना, व्यवस्था कायम रखना, अपराधों की जांच करना, अपराधियों को पकड़ना, बंदी बनाना, गवाही इकट्ठे करना, दोष सिद्ध करना, ये सभी सम्मिलित है। ठीक है, पुलिस के यही कार्य परंपरागत कार्य हैं। ठीक है, उनको यही कार्य करते रहना है। भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के साथ पुलिस के कार्यों की संकल्पना में परिवर्तन हुआ। अब पुलिस को अन्य कल्याणकारी कार्य भी करने पड़ते हैं, जिनमें समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, अपंग लोग होते हैं आदि के नियमों एवं कानून के अनुसार सेवा भी सम्मिलित है। तो इस तरह से कल्याणकारी कार्य भी पुलिस को करने पड़ते हैं। आज के समय में हमारी पुलिस व्यवस्था इन उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफल रही है, ये देखना भी शेष है। ठीक है, हमारी जो पुलिस है, हमारे राज्य की पुलिस जो है, इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने में कितनी सफल रही है, ये भी देखना जरूरी है। पुलिस की कुशलता पर नियंत्रण के लिए विद्वानों ने कुछ मापदंड सुझाए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, पहला, समाज में सुरक्षा की भावना। ठीक है, दूसरा, अपराध रोकने में लोगों का सहयोग एवं सहभागिता की इच्छा। तीसरा, लोगों के सहयोग से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस की कुशलता पर नियंत्रण के लिए विद्वानों ने कुछ मापदंड भी सुझाए हैं। तो इस तरह से उनको अपनी इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, राज्य से अपेक्षित है, मतलब राज्य से क्या है, उम्मीद है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्कृति को बनाए रखने तथा संगठन को नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित रखने के लिए पुलिस अधिनियम को अद्यतन रखने का प्रयास करें। तो पुलिस में क्या है, पुलिस अधिनियम में क्या है, नवीन प्रयासों को, संगठनों को, ऐसे संगठन जिसमें नवीन उपकरण हो, नवीन प्रयास हो, नई सोच हो, नए विचार हो, इस तरह से क्या है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। हमने क्या क्या देखा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय देखा हमने। ठीक है, और फिर जिला न्यायालय के बारे में पढ़ा, अधीनस्थ न्यायालय देखे, लोक अदालत, सरकारी अभियोक्ता की भूमिका क्या है, इन सभी के बारे में, इन सभी के कार्य, इनके कार्यकाल सब अच्छे से पढ़े। पुलिस की भूमिका हमने पढ़ ली। शब्दावली देखिए, क्षेत्राधिकार, क्षेत्र की सीमा जिसके भीतर विधिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। अपील, किसी विधिक मामले पर पुनर्विचार करने हेतु अदालती आवेदन। दीवानी के वाद जो होते हैं, दीवानी यानी सिविल, नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों, क्षति, विवाह, संपत्ति जो निजी होते हैं वो सभी दीवानी में आते हैं। फौजदारी के वाद, चोरी, लूटमार, डकैती, चोट पहुंचाना, हत्या आदि संबंधी मामले जो राज्य क्या कर रहा है, राज्य जिसको गलत मानता है, ठीक है, अपराध मानता है, वो मामले जो आते हैं फौजदारी के वाद के अंतर्गत आते हैं। सारांश देख लीजिए, न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो विवादों का निर्णय करता है तथा कानून भंग करने वालों को दंडित करता है। किसी भी देश के लिए एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होना आवश्यक है। न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है, ठीक है, और कानून की व्याख्या व उसे लागू करता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की संरचना पिरामिड के आकार के है, ठीक है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, मध्य में उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कानून का उच्चतम, ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कानून का उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है। अब अधीनस्थ न्यायालय जो किसके नीचे आते हैं, उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उसमें जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय आदि आते हैं। ठीक है, पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश होता है तथा अन्य 25 न्यायाधीश होते हैं, परंतु आज के समय में इनकी संख्या बढ़ गई है।
ठीक है। खा देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा मुक्त होते हैं कब? 65 साल की आयु में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा देखिए सर्वोच्च न्यायालय डैश का संरक्षक है, किसका? संविधान का। हाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु में अवकाश प्राप्त करते हैं, 65 वर्ष की आयु में। गा देखिए मुख्य न्यायाधीश को डैश रुपए प्रति माह वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, 1 लाख रुपए। अगला देखिए घ फौजदारी के वादों की सुनवाई, फौजदारों की वादों की सुनवाई डैश न्यायालय में होती है, अधीनस्थ न्यायालय में। ठीक है, चलिए तीसरा सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, गलत। उच्च न्यायालय के निचले न्यायालयों के अभिलेख देखता है, उच्च न्यायालय। ख देखिए बच्चों, उच्च न्यायालय निचले न्यायालयों के अभिलेख देखता है, सही। घ देखिए प्रथम लोक अदालत 1985 में दिल्ली में लगी थी, सही। देश के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है, उच्च न्यायालय, गलत। देखो ऐसा ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, माना कि हर राज्य में न्यायालय है, लेकिन ये बात भी देखिए एक न्यायालय में एक से कोई ऐसे न्यायालय भी है कहीं कहीं जहां पर एक से अधिक राज्यों का व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभार एक न्यायालय संभालता है। तो एक न्यायालय एक से अधिक राज्यों व न्यायिक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभार को भी संभालता है। तो ये पूरी तरह से ये बात सही नहीं है, तो ये गलत जाएगा। ठीक है, विषय निष्ठ प्रश्न चौथा और पांचवा संक्षेप विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ में, धन्यवाद।